अच्छा, हमारा अब का जो इस क्लास का जो टारगेट है ना वो ये है कि हमने ये जो आपको HTML में सारी वेबसाइट डिज़ाइन नज़र आ रही है ना, इसको सोचना है, इसको समझना है और ये डिसाइड करना है कि हम किस किस चीज़ को कंपोनेंट्स बना सकते हैं, और फिर कंपोनेंट को हमने मल्टीपल जगहों पे रीयूज़ करना है ताकि आपका माइंड ट्रेन हो सके कि रिएक्ट के अंदर जो डिज़ाइनिंग है ना वो सिंपल HTML वाली डिज़ाइनिंग नहीं होती। तो अगर हमारे पास HTML में डिज़ाइनिंग है तो उसको हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, इसमें इस चीज़ का जो कोड है वो मैंने आपको बोला है कि आपकी जो रेपोजिटरी है उसके अंदर मैंने HTML to React.js वाला फोल्डर बनाया है और उसके अंदर ये वाला आपका पूरी वेबसाइट का कोड पड़ा है। तो इसको हम अभी क्या करते हैं, पहले काम में इसको पुश भी कर देते हैं ताकि आप लोगों के पास ये चीज़ जो है वो पहुंच जाए। तो git add commit to React.js sample और हम इसको पुश कर देते हैं मास्टर में। कहाँ पे ये पुश किया है मैंने, ये वाला URL इसका wmab07.git। अगर आप इस पे हिट करोगे इस URL पे तो आपके पास यहाँ पे HTML to React.js का फोल्डर आ जाएगा। उस HTML React.js के फोल्डर के अंदर आपके पास ये वेबसाइट आ रही है और उसमें कोड और बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो मेरे पास खुल रही है वही। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी फोल्डर को मैं अपने VS कोड में भी ओपन कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास जो है ना वो ओपन हो जाए। सही है। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर ये सारी HTML लगी हुई है, ये सारी HTML लिखी है और इसकी ये CSS फाइल है जिसकी मदद से ये चल रही है और इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। सही है। अच्छा, अब हमारा टारगेट ये है कि हम ये चीज़ समझें कि इसकी कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने React.js वाली क्लास के अंदर आते हैं और आने के बाद सारी फाइल्स कॉपी कर लेते हैं नोड मॉड्यूल के अलावा और उसको हम डाल देते हैं क्लास 03 के अंदर। ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो बनी बनाई हमें मिल जाएं लास्ट क्लास से। तो उसका हम टर्मिनल रन करके npm इंस्टॉल, नोड मॉड्यूल कॉपी करना ज़रा ट्रिकी होता है ना, टाइम लगता है, उससे जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं, इसलिए मैंने जल्दी से इंस्टॉल हो गए। तो अब npm रन, npm स्टार्ट ना, तो npm स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो चल पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे। अभी डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें हमने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें की होंगी, उन सब को भी हम रिवर्ट कर देते हैं ताकि हम बिल्कुल फ्रेश जो है ना वो स्टार्ट करें। तो हम एसेट का फोल्डर भी डिलीट कर देते हैं, हम कंपोनेंट का फोल्डर, टाइम लगता है ना प्रोजेक्ट बनाने में, तो वो नया ही बन जाएगा समझो। बस मैं ये सारा कुछ इधर से चेंज करने लगा हूँ। सही है। तो अभी ये नया प्रोजेक्ट ही बन गया। ऑल सेट। अच्छा, अब हमारे पास जो वेबसाइट हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो ये वाली है। सही है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐसे डिज़ाइंड हैं और चल रही हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमने फिगर आउट करनी है वो ये करनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ कंपोनेंट बन सकती है। सबसे पहले नैप बार बना लेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा पेजेस हैं इसमें, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट वगैरह, और हर पेज के अंदर सेम नैप बार आ रही होगी। तो टेक्निकली हमें नैप बार को एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए कि ये वाला जो हीरो सेक्शन है इसका या हेडर सेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ कंपोनेंट बनानी चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारी जहन में चीज़ आती है वो बटन है, क्योंकि ये दोनों तकरीबन सेम है, थोड़ा सा कलर का फ़र्क है, तो वो सेम हम कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ कंपोनेंट बनानी चाहिए या नहीं, इस चीज़ का डिसीजन हम करेंगे थ्रू आउट पूरी वेबसाइट सर्च करके कि उसमें क्या इस तरह की दोबारा वो चीज़ रिपीट हो रही है। अगर तो उस तरह की चीज़ रिपीट हो रही है तो हम कंपोनेंट बना लेंगे, अगर नहीं हो रही तो
नहीं बनाएंगे। इस तरह की कोई और चीज़ मुझे कहीं पे रिपीट होती नज़र नहीं आई तो वो हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है जिसमें ये बटन लगे हैं, ये चीज़, ये एक पूरा हीरो सेक्शन है, पूरा सेक्शन है। इस सेक्शन का हमें कंपोनेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? टेक्निकली हम हर सेक्शन को एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे एक पेज के अंदर। तो हमारी वेबसाइट जो होती है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, हर पेज में सेक्शंस होते हैं। तो एक से ज़्यादा जब हम पेजेस बनाएंगे उन पेजेस के भी कंपोनेंट बनाएंगे और एक पेज के अंदर हर सेक्शन के लिए हम सेपरेट कंपोनेंट बनाते हैं, इवन तो कि वो रिपीट नहीं हो रहा। कंपोनेंट बनाने की लॉजिक ये है कि हर वो चीज़ जो रिपीट हो रही है उसका हम कंपोनेंट बनाएंगे। अब कुछ चीज़ें रिपीट नहीं भी हो रही, वो हम स्टैंडर्ड अपना कोड क्वालिटी बेहतर करने के लिए कंपोनेंट बनाएंगे। और वो दो चीज़ें के कंपोनेंट, एक नंबर ऑफ पेजेस, लाइक अगर होम पेज है सेपरेट कंपोनेंट बनेगा, अबाउट पेज है सेपरेट कंपोनेंट बनेगा, कॉन्टेक्ट पेज है, इवन तो कि वो एक दूसरे के साथ सेम कोड शेयर नहीं कर रहे फिर भी वो रहता कंपोनेंट बनाएंगे। और एक पेज के अंदर हर सेक्शन एक सेपरेट कंपोनेंट होना चाहिए। जैसे ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक साइड सेक्शंस आ रहे हैं, ये सेपरेट कंपोनेंट बनेंगे, फूटर एक सेपरेट कंपोनेंट बनेगा। तो ऐसी चीज़ें अगर तो एक वेबसाइट है उसको सबसे पहले हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ पेजेस में कि उसकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, तो उतने तो कंपोनेंट हमने बनाने हैं। लाइक उसमें 5 पेजेस हैं, 6 पेजेस हैं, सो ऑन। अब एक पेज के अंदर कितने सेक्शन हैं, हर सेक्शन का एक कंपोनेंट बनेगा। अब हर सेक्शन के अंदर कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं विद इन द सेक्शन या एक दूसरे सेक्शन से या एक दूसरे पेज के सेक्शन से, तो उसका भी एक हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो लेट्स सपोज अगर हम देखें तो अब हम अगर इस लॉजिक को सोचें तो हमारे पास कितने कंपोनेंट बन गए। सबसे पहले हमने पेजेस के कंपोनेंट डिवाइड किए। सबसे पहला जो काम होता है अपनी एप्लीकेशन को नंबर ऑफ पेजेस के अंदर डिवाइड करना, ये हमारा सबसे पहला काम होता है। तो अगर मेरी एप्लीकेशन में 3 पेजेस हैं तो हम पहले 3 कंपोनेंट डिज़ाइन, 3 कंपोनेंट 3 लैदा फाइलें बनाएंगे। फिर एक पेज के अंदर जितने सेक्शन हैं उनके कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब फिर रेपिटेशन पे आएंगे, हर वो चीज़ जो रिपीट हो रही है उसका एक कंपोनेंट बनाना चाहिए हमें। सही। तो लेट्स सपोज अगर बटन एक सेक्शन, ये एक सेक्शन है एक पेज का, तो इस बटन को हमें कंपोनेंट बनाना है क्योंकि ये इसी सेक्शन में भी रिपीट हो रहा है और हमने देखा था यहाँ पे भी ये रिपीट हो रहा है और नीचे यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो इवन तो कि ये मल्टीपल सेक्शंस में भी रिपीट हो रहा था और हो सकता है कि मल्टीपल पेजेस में भी रिपीट हो और एक ही सेक्शन में भी रिपीट हो सकता है। तो हर वो चीज़ जो मल्टीपल रिपीट हो रही है उसका हम एक कंपोनेंट बनाएंगे और हर सेक्शन का भी हमें कंपोनेंट बनाएंगे ताकि कोड की कोड रीडबिलिटी जो है वो अच्छी हो। तो अगर हम अब सबसे पहले हमारे पास पेजेस हैं, वो 1 2 3 पेजेस बन रहे हैं, होम अबाउट और कॉन्टैक्ट का 3 पेजेस हैं हमारे पास अभी जो हमें नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि इस पोस्ट पे क्लिक करें तो एक ब्लॉग का पेज भी बन जाए जिसमें ये ब्लॉग की डिटेल पेज आएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर आएंगे। ये अब एक तरह से फ्रेश मेरी फाइल जो है वो रेडी है, जो इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, एक सिंपल सा कोड इसमें लिखा हुआ है। सोर्स के फोल्डर में आने के बाद सबसे पहला काम हम क्रिएट करेंगे यहाँ पेजेस, फोल्डर क्रिएट करेंगे पेजेस, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट जब बनाना शुरू करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे। तो हमारी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, 3 जो नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से। तो हम पेजेस के अंदर फोल्डर बनाएंगे होम, फिर अबाउट और फिर कॉन्टैक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये तो पेजेस हो गए हमारे 3 पेजेस। हो सकता है ब्लॉग का पेज भी हो तो हम एक और बना लेंगे ब्लॉग पेज, चूंकि वो ब्लॉग नज़र आ रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल पेज आएगा, तो वो हमारा ब्लॉग पेज कंसिडर होगा।
तो ये हमने फोल्डर बना लिए। नंबर अब हमारी वेबसाइट के अंदर पेजेस 4 थे, उतने हमने फोल्डर बना लिए पेजेस के फोल्डर के अंदर, क्योंकि सबसे पहला काम जो हमारी एप्लीकेशन का होता है वो हमने डिवीजन करना है कि हमारी एप्लीकेशन में पेज कितने हैं। तो सबसे पहली जॉब आपने जब भी कोई नया डिज़ाइन देखेंगे, जब भी कोई नई वेबसाइट बना रहे हैं, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है इसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। उनका हमने उन पेजेस के कंपोनेंट बनाने हैं पेजेस के फोल्डर के अंदर, और फिर जाके हमने पेजेस का फोल्डर बनाया और उसके अंदर होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और इस तरह के फोल्डर बना दिए। इनमें हम कंपोनेंट बनाएंगे। अब तो हमें पता है हम कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। होम का कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या फाइल का नाम रखेंगे और उसका नेम बड़ा आएगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये रिएक्ट का कंपोनेंट है, तो उसमें हम फंक्शन बनाएंगे और होम, और उसके अंदर रिटर्न करेंगे JSX, और उसमें क्या लिखेंगे, div लगा लेते हैं, और उसके अंदर एक h1 लगा लेते हैं अभी के लिए समझने की खातिर, और उसको बोल देते हैं होम। अच्छा, इसको सारे को कॉपी भी कर लेते हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, फिर कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट बनाएंगे, C बड़ा रखेंगे और उसको बोल देंगे कॉन्टैक्ट। इसी तरह ब्लॉग का बनाना है तो सेम काम करेंगे, ब्लॉग डॉट JS, और उसके अंदर यहाँ पे ब्लॉग लिख देंगे और ब्लॉग डिटेल। ठीक है। इसी तरह अबाउट का बनाना है तो अबाउट डॉट पेजेस और कंपोनेंट में कोडिंग में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी में हम डिवीजन पैदा कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पेज किसी और तरह से बनता है, कंपोनेंट किसी और तरह से बनता है। वो एक्चुअली ये कंपोनेंट ही है ना, ऐसे ही बना रहे हैं जैसे कंपोनेंट बनाते हैं। बस हमने अपनी एप्लीकेशन की डिवीजन इस तरह से करनी होती है कि हमारी एज अ डेवलपर, जब एक डेवलपर किसी बंदे का कोड रीड करेगा तो उसको आसानी होगी, यार ये सारे पेजेस इस फोल्डर में है, सारे कंपोनेंट इस फोल्डर में है, तो उसकी जो कोड को रीड करने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम यहाँ पे अबाउट में, पेजेस में हम अबाउट का पेज बनाएंगे, और उसके अंदर हम रिटर्न करेंगे JSX को रिटर्न कर देंगे और div लगा लेंगे। अबाउट लिख देंगे और ठीक है। ये हमने पेजेस जो है ना वो देखते हुए, अभी इसमें डेफिनेटली हम कोड करेंगे, अभी मैंने बस वैसे सैंपल क्रिएट कर दिया आपके लिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना था हमने, हम दोबारा जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, तो हमने जितने इसके पेजेस थे ना पॉसिबल, उनके फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिए। अब हम डिसाइड करेंगे कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे। तो अब कंपोनेंट के लिए डेफिनेटली हम सेक्शन वाइज भी बनाएंगे, और जो एक सेक्शन में कोड रिपीट हो रहा है उसके हिसाब से भी चलेंगे। तो सबसे पहला हमें कंपोनेंट कौन सा बनाना चाहिए? नैप बार का बनाना चाहिए। तो हम कंपोनेंट्स में अब तो पहले फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स का, C बड़ा रखेंगे छोटा छोटा, फोल्डर्स के नाम छोटे होते हैं। उसके अंदर फाइल का फोल्डर का नाम रखेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? नैप बार, और उसका नाम भी छोटा रखेंगे। और उसके साथ हीरो सेक्शन बना लेते हैं अभी फोल्डर, ताकि हीरो बोल दिया मैंने उसको, सेक्शन ही है मतलब हीरो। अच्छा, नैप बार। अब नैप बार के अंदर हम क्या करेंगे फिर? नैप बार डॉट JS, और फिर फंक्शन बना लेंगे और नैप बार, और उसका नाम रख देंगे नैप बार। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी लॉजिक है वो कैसे चलती है कि सबसे पहले हमें पता है वो क्या चीज़ चलती है, app.js। app.js में हमने चलाना है पेज, उस पेज में क्या चलेंगे? सेक्शन।
और उस सेक्शन के अंदर भी मज़ीद अगर उसमें कोई सब कंपोनेंट्स हैं वो चलेंगे। सही है, तो हमारी डिवीजन क्या होगी, ऐप से पेजेस चलेंगे, पेजेस से सेक्शंस चलेंगे और सेक्शन से आगे रीयूजेबल छोटे जो कंपोनेंट हैं वो चलेंगे। सही है, तो हमने पेजेस से पेजेस बना लिए, कंपोनेंट से अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम पेज, होम पेज बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये वाली जो यूआई मुझे नज़र आ रही है ये किस में आ रही है, होम पेज में आ रही है। अब इसकी जो डिज़ाइनिंग है सारी, अगर हम वो HTML वाला कोड ढूंढें तो उसकी डिज़ाइनिंग ये एसेट के अंदर CSS फाइल है, जिसकी वजह से सारा डिज़ाइन मुझे नज़र आ रहा है। टेक्निकली तो हम हर पेज की और हर कंपोनेंट की लहदा CSS लिखेंगे। अब चूंकि हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं और सारी CSS लिखी हुई है तो वो लहदा करने में हमें टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी फाइल ही कॉपी करके एक ही दफ़ा app.js में इंक्लूड कर देते हैं, ताकि हमें बार बार लहदा डिवीजन ना करनी पड़े, क्योंकि CSS है। आप लोगों को लॉजिक मैंने समझाई थी, हर एक कंपोनेंट और हर पेज की लहदा फाइल बना लें उसी के, क्योंकि हर एक के अंदर हम फोल्डर तो बना ही रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि हर चीज़ कोई कंपोनेंट बना रहे हैं या पेज, उसका फोल्डर क्यों बना रहे हैं। इसकी एक लॉजिक होती है। लॉजिक क्या होती है, हर वो चीज़ जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा फाइलें हो सकती हैं एक ही चीज़ की, तो उसको हमें एक फोल्डर में रखना होता है ताकि वो मिक्स ना हो। लाइक देखो, अब एक about.js है, अब इसकी एक about.css भी बननी है। अब ये दो चीज़ें, अब अगर मैं इसका फोल्डर नहीं बनाऊंगा तो मेरा अगर सारी चीज़ें पेजेस के फोल्डर में होंगी, तो इसी तरह होम है तो home.css, कॉन्टेक्ट है तो contact.css, तो हर एक की दो होंगी तो 8 फाइलें बन जाएंगी। तो फिर हमें अपनी फाइलों में नेविगेट करना मुश्किल होता है। तो इसका स्टैंडर्ड ये है, अगर तो ऐसी फाइलें हैं जो हर मॉड्यूल की, यानी कि हर एक चीज़ की दो रेलेवेंट फाइलें हैं, तो हम हमेशा उसको फोल्डर बना के उसमें रखते हैं। अब हमें पता है कि हर एक कंपोनेंट या हर एक पेज की दो फाइलें तो बननी है, एक CS फाइल, एक उसकी लॉजिकल फाइल, और फ्यूचर में हो सकता है कि उसकी और फाइलें भी बनाएं हम, वो उसी मॉड्यूल के या उसी पेज के या उसी कंपोनेंट के रिलेटेड फाइलें, तो उनके लिए एक फोल्डर बना के उसमें रखना हमें ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं रखते तो वो सारा कोड मिस हो जाता है। तो हमने स्टैंडर्ड क्या फॉलो करना है। अब सम टाइम हम नहीं भी बनाएंगे फोल्डर, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अब क्यों नहीं बना रहे। अगर नहीं बनाएंगे उसके पीछे एक लॉजिक होगी, और वो लॉजिक क्या है कि उस तरह की, लेट्स सपोज हम सर्विसेज बनाते हैं, सर्विसेज का फोल्डर बनाया, अब हो सकता है कि about.service.js, home-service.js, contact-service.js, अब इनका एक ही फाइल बननी है हर सर्विस की, तो अब उसको लहदा फोल्डर में जाके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सर्विसेज के फोल्डर में ही हम एडजस्ट कर देंगे रूट पे। क्यों? क्योंकि उस अब हर एक की लहदा उसमें फाइल नहीं है, वो एक ही फाइल है, तो इसलिए हम उसको ऐसे काम नहीं करते। तो लॉजिक क्या है बिहाइंड द सीन, अगर एक मॉड्यूल की, अगर एक कंपोनेंट की, अगर एक पेज की, अगर एक यूटिलिटी की, अगर एक हेल्पर की, अगर सर्विस की एक से ज़्यादा फाइल हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, तो उनको एक फोल्डर बना के उसमें रखना है, उसको रूट पे नहीं रखना। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी एक ही फाइल है तो उसके लिए फोल्डर एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही फोल्डर बना के, लाइक हुक्स का हमने फोल्डर बनाया, उसमें हुक्स एक ही होती हैं, दो नहीं होती, तो हम एक फोल्डर बना के उसमें बस फाइलें बनाते जाएंगे। तो अगर एक ही चीज़ की दो चीज़ें हैं तो फिर हम फोल्डर बना के उसमें 2 फाइलें रख देंगे। लाइक टेक्निकली अगर मैंने अबाउट बनाया तो इसमें एक फाइल नहीं होनी चाहिए थी, इस फोल्डर में मिनिमम 2 फाइलें होनी चाहिए, ताकि सेंस समझ में आए कि हमने फोल्डर क्यों बनाया, रीज़न क्या है फोल्डर बनाने की। लॉजिक समझ आ रही है? तो ये एक स्टैंडर्ड होता है जो हमें फॉलो करना होता है। तो इसलिए हम फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी CSS फाइल भी क्रिएट होनी है और जावास्क्रिप्ट की फाइल भी क्रिएट होनी है। अब इस प्रैक्टिस में ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम HTML बनी बनाई उठा रहे हैं और CSS एक ही फाइल में लिखी हुई है। तो अगर मैं उसकी CSS की फाइल को लहदा करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे स्क्रैच से, जिसमें हम CSS खुद से लिखेंगे, तो उसमें हम हर पेज और हर कंपोनेंट की लहदा CSS लिखेंगे या बनाएंगे। सही है? ऑल सेट।
तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ये चूंकि पूरी फाइल है तो मैं इस पूरी की पूरी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे जहाँ पे हम कोड कर रहे थे उसके सोर्स में आके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, सोर्स में क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने मेन app.js में रूट करना था, उसको मैंने सोर्स में style.css रख दिया है। तो अब मैं इसको app.js में कैसे लिंक कर सकता हूँ? import style.css। अच्छा, इसको मैं हिट करता हूँ तो / भी आना है ना, अगर वो नहीं करें तो वो समझता है कि वो आ रहा है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि उसको इमेजेस जो हैं वो नहीं मिले हैं, ठीक है। तो उसको बताने के लिए कि भाई इमेजेस कहाँ पे पड़े हैं तो हमें उसका पाथ चेंज, क्योंकि CSS के अंदर हो सकता है ना बहुत सारी जगहों पे इमेजेस लगाए होंगे हमने, ये देखो ये इमेज लग रहा है और बहुत सारी जगहों पे इमेजेस होंगे, तो वो इमेजेस का पाथ उसको नहीं मिल रहा। तो उस इमेज को फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, फिर बाद में उसको हम एडजस्ट कर लेंगे जब इमेजेस को कॉपी करेंगे। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी भी सक्सेसफुली चल रहा है। तो CSS एक्चुअली मैंने लिंक कर ली है एक ही दफ़ा app.js में। अच्छा, अब चूंकि हम बना रहे हैं पेज कौन सा, होम पेज बना रहे हैं, ये सारे का सारा पेज कौन सा है, होम पेज। तो हम app.js में हमें क्या चला देना चाहिए, होम पेज चला देना चाहिए। तो हम इंपोर्ट करते हैं होम फ्रॉम पेजेस में से ले आएंगे और इसको होम करके चला देंगे। अच्छा, ये एरर आएगा क्यों? क्योंकि हमने इसमें एक्सपोर्ट नहीं किया। तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, वो हम रूट ऊपर भी लगा सकते हैं जो हम नीचे लगाते थे ना, तो हम वो फंक्शन के नाम के साथ भी लगा सकते। अभी भी मेरे पास चल रहा है और होम मेरे पास आ गया, सही है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, आगे हम क्या करेंगे अब, अच्छा हमने क्या किया कि पेजेस बना लिए और पेजेस में बना लिए कंपोनेंट। तो ये एक्सपोर्ट का हमने लास्ट टाइम सीखा था ना, किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करना होता है तो पहले उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। नीचे से ऊपर से भी हो जाता है, फंक्शन के नाम एक्सपोर्ट लगा सकते हैं, ऊपर लिख दें या अगर नीचे लिखना है तो फिर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और साथ में होम लिखना पड़ता है किस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उसी के साथ ही एक्सपोर्ट लिख दें तो उसका मतलब है इसी होम कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट लिखा है इसीलिए हमने डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट किया। अच्छा टेक्निकली तो जो फ्लो होता है ना वो ऐसे बनता है कि ऐप के अंदर हम डायरेक्टली पेजेस को नहीं चलाते। उसकी रीज़न क्या है, देखो पेज तो एक से ज़्यादा है ना, होम भी अबाउट भी और चीज़ें। अगर हम एट द सेम टाइम सारे पेजेस को चलाएंगे तो होगा क्या, जैसे हमने होम को चलाया, इसी तरह अगर हम अबाउट को चलाते हैं तो हम अबाउट का पेज ऐसे चलाएंगे तो होगा ये कि उसको भी हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है। अब होम और अबाउट एट द सेम टाइम दोनों नज़र आ रहे हैं। टेक्निकली ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, एक दफ़ा एक पेज चलाते हैं तो बस वो यूआई नज़र आती है और जब दूसरी दफ़ा पेज चलाते हैं तो दूसरी यूआई नज़र आती है। तो हमें समहाउ यहाँ पे ना कंडीशन लगानी पड़ती है। जैसे हम लगाएंगे इफ़ अगर जो है, अगर पाथ जो है जो यूज़र ऊपर विजिट कर रहा है पाथ,
अगर वो होम है या फॉरवर्ड स्लैश है तो ये दिखाओ, एल्सिफ में ये दिखाओ, अगर उसका पाथ जो है अबाउट है तो ये दिखाओ। उससे नीचे नीचे हमें करना पड़ता है ताकि एक टाइम में एक ही पेज चले। उसको हम बोलते हैं राउटिंग। उसको क्या बोलते हैं? राउटिंग। अभी हमारा टॉपिक राउटिंग नहीं है, मतलब हम एक से ज़्यादा पेजेस नहीं चलाने वाले। आज हमारा फोकस है कि हम सिर्फ होम पेज बना लें। तो टेक्निकली हम फिर क्या करते हैं, app.js में चलाते हैं राउटिंग अपनी, जो ऐसा कंपोनेंट जो राउटिंग का रिस्पॉन्सिबल है, नेविगेशन का रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको चलाते हैं किसमें? app.js में। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लगाते कैसे हैं? सोर्स के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं, उसको बोलते हैं नेविगेशन या राउटिंग या नेविगेशन। उस नेविगेशन के अंदर हम उसकी फाइल बनाते हैं navigation.js। वो भी एक सिंपल कंपोनेंट होता है, नेविगेशन रिटर्न। इस नेविगेशन का काम ये है कि नेविगेट कराना यूजर को, या एक से ज्यादा पेजेस को रेंडर करना है जो भी यूजर विजिट करना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम। तो हम टेक्निकली होम को कहां पे इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस और होम। इधर हम चलाएंगे किसको? होम को। और फिर इस नेविगेशन को या राउटिंग को हम यूज कहां पे इंपोर्ट करेंगे? app.js में। तो मैं आपका फ्लो जो है ना अभी से सीधा ही रखता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो बाद में। अच्छा, इसमें से हमने इसको एक्सपोर्ट भी करना था इसलिए वो चल नहीं रहा, तो हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो app.js में एक्चुअली हमारी क्या चल गई? नेविगेशन। अब नेविगेशन में हम एक से ज्यादा पेजेस चलाएंगे और समहाउ ये लॉजिक लगाएंगे कि अगर ये पेज हो तो ये वाला पेज चलाना है, अगर ये वाला पाथ हो तो फिर ये वाला। आपने अक्सर देखा होगा, मैं को टेक्नोसेट वाली वेबसाइट से दिखाता हूं। तो हम जब होम पे हैं तो ये होम पेज है और यहाँ पे ऊपर पाथ देखें फॉरवर्ड स्लैश है। मैं केसेस में जाऊंगा तो यहाँ से पाथ क्या हो जाएगा? केसेस हो जाएगा। सर्विसेज में जाऊंगा, अबाउट में जाऊंगा तो पेजेस जो हैं वो, अभी ये एक ही पेज है और इस पेज में एक से ज्यादा सेक्शन है। अब जैसे मैं पेज चेंज करूंगा, जैसे मैं पेज चेंज करूंगा तो एक से ज्यादा दूसरे पेजेस मेरे पास आ जाएंगे। देखो अबाउट आ रहा है, तो अब अबाउट एक बिल्कुल नया पेज है। इसके अंदर जो सेक्शन बने हुए हैं वो होम पेज पे नहीं आ रहे थे, ना वो केसेस पेज पे आएंगे, ना सर्विसेज पे, ना अबाउट पे। लाइक हर पेज की यूआई मुख्तलिफ है और एक पेज के अंदर एक से ज्यादा सेक्शन भी मौजूद हैं। तो एक पेज मतलब सबसे पहले हम एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पेजेस में, और फिर उस पेजेस में हर पेज के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि जब मैं कैरियर के पेज पे हूँ, फॉरवर्ड स्लैश कैरियर, उस वक्त होम पेजेस के सेक्शन नज़र नहीं आ रहे। उधर उधर सिर्फ किस पेज के सेक्शन नज़र आ रहे हैं? कैरियर पेज के। जब मैं अबाउट पेज पे हूँ तो सिर्फ अबाउट पेज के सेक्शन नज़र आ रहे हैं। ब्लॉग पेज पे हूँ तो फिर ब्लॉग पेज के सेक्शन नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम एक से ज़्यादा पेजेस बनाएंगे वो पेजेस ऑल द टाइम नहीं चल रहे होंगे। कब चलेंगे? जब यूज़र उस स्पेसिफिक पेज पे जाएगा। जैसे फॉरवर्ड स्लैश अबाउट पे गया तो फिर अबाउट का पेज नज़र आया। अब ये वाला काम कैसे होगा? वो हम ये नेविगेशन फाइल या राउटिंग फाइल के अंदर करेंगे, जहां पे हम सारे पेजेस को इंपोर्ट करेंगे और कोई ऐसी लॉजिक लिखेंगे कि अगर ये वाला पाथ हो तो ये वाला पेज चले, अगर ये वाला पाथ हो तो ये पेज चले। और ये राउटिंग या लॉजिक हम इंप्लीमेंट करेंगे। और ये राउटिंग या लॉजिक हम खुद से नहीं बनाते, लाइक हम खुद से इफ कंडीशन नहीं लगाते, हम बनी बनाई एक लॉजिक यूज करते हैं जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ने की है। और उस लाइब्रेरी को हम बोलते हैं रिएक्ट राउटर डोम। क्या बोलते हैं? रिएक्ट राउटर डोम। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको हम इस पर्पस के लिए, इस लाइब्रेरी का सारा कोड हम इस फाइल में लगाएंगे। ये जो फाइल है ना हमारे पास नेविगेशन वाली,
इसमें हम इसका कोड लगाएंगे जो हमें ये फैसिलिटी देगी कि एक टाइम में एक पेज को चलाना है, ताकि दोनों, जैसे अभी हमारे देखो दोनों पेजेस चल रहे होंगे, अगर हम दोनों पेजेस नेविगेशन में चला दें, एक और चला दें अबाउट का भी, और उसको जो है वो इंपोर्ट कर दें, अब हमारे दोनों पेजेस एट द सेम टाइम चल रहे हैं, होम भी और अबाउट भी। लेकिन हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जब यूजर फॉरवर्ड स्लैश अबाउट पे जाए ना, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट पे, फिर अबाउट पेज चलना चाहिए, अदरवाइज होम पेज चलना चाहिए। अब ये वाली लॉजिक हमारे पास नहीं है, हम नेविगेशन वाली फाइल में ये लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे किसके थ्रू, रिएक्ट राउटर डोम के थ्रू। हम इसके फीचर यूज करते हुए ये वाली फंक्शनैलिटी हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा कैसे करेंगे हम, मैं चाहता हूँ कि ये भी हम कर ही लें, ताकि हम जब असाइनमेंट करें तो 100 से ज़्यादा पेजेस वाली भी हो तो हम कर लें उसको। गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे, फीचर ओवरव्यू, यहाँ पे ये कुछ हमें फीचर के ओवरव्यू के किसमें कौन कौन से फीचर हैं और ये सारे फीचर इसके यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो अभी हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके गेटिंग स्टार्टेड के पेजेस पे जाएंगे और इसकी इंस्टॉलेशन वाले चीज़ को देखेंगे। तो मैं गूगल में ही लिख लेता हूँ डायरेक्टली, अब इसका पता नहीं कौन से पेज पे है, क्विक स्टार्ट। अच्छा क्विक स्टार्ट वाला पेज मैंने निकाल लिया है रिएक्ट राउटर डॉम का। वो कहते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप से ऐप क्रिएट करो और उस ऐप में जाके उसको स्टार्ट कर लो। हमने ये काम कर लिया हुआ है, कर लिया हुआ है ना। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि वो इस रिएक्ट राउटर डॉम के पेज, इस रिएक्ट राउटर डॉम को क्या करो, इंस्टॉल करो, और ये यूज कर रहा है यॉन। अच्छा ये भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था एनपीएम, एनपीएम क्या था, नोड पैकेज, उसका जॉब क्या थी, जो इतने ज्यादा पैकेजेस की डिपेंडेंसी होती है हमारे सॉफ्टवेयर की, उनको मैनेज करना और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पैकेज डॉट जेसन में, यही लॉजिक थी ना। अच्छा बिल्कुल एनपीएम का कंपटीटर है यान, यान का भी सेम ही काम है। यान का भी काम किया है, इसने सारे पेजेस को, सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस को अपने पास सेटअप कर लिया है और उन पैकेजेस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है तो हम इसको सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बस इसकी कमांड, जिस तरह हम npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप कर रहे थे, इसको बोलते हैं यान ऐड बूटस्ट्रैप, यानी कि इसकी कमांड बदल गई है, बाकी लॉजिक एग्जैक्ट सेम है कि ये नोड मॉड्यूल में लाके पैकेज रखेगा, उसको पैकेज जेसन के अंदर ऐड कर देगा और उसको हम यूज कर सकते हैं। यानी npm और यान में कोई भी फर्क नहीं है। कुछ लोग यान यूज करते हैं, कुछ लोग npm यूज करते हैं। अब एक और आजकल नया है, उसको बोलते हैं pnpm, npm के साथ p। ये नॉर्मली यान और npm दोनों से बहुत ज्यादा फास्ट है। आपको पता है जब हम npm इंस्टॉल करते हैं या यान इंस्टॉल करेंगे तो क्या होता है, सारे पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं और काफी टाइम लगता है। ये pnp क्या करता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। लाइक अगर वो यान 5 मिनट ले रहा है और npm भी 5 मिनट ले रहा है, ये 1 मिनट लेगा। लाइक ये 4-5 गुना उनसे फास्ट है। तो कुछ लोग अब लेटेस्ट ये pnp भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो अभी चूंकि हमने npm को यूज कर रहे हैं, हम उसी पे रहेंगे, लेकिन आप लोग को कंसेप्ट होना चाहिए pnpm, यान और npm, ये सब तीनों एक ही चीजें हैं और अक्सर आपको ये तीनों की चीजें मिलती नजर आएंगी, आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना। इनका तीनों का काम एक ही है, पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, पैकेज जेसन में उसका नाम ऐड करना और नोड मॉड्यूल में फोल्डर क्रिएट करना ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। और इसका कोई भी फर्क इन तीनों में नहीं है। परफॉर्मेंस में हो सकता है कोई फास्ट कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है, एंड सो ऑन। अच्छा आप लोगों ने भी हमेशा वही यूज करना है जो एक आपको अगर बना हुआ प्रोजेक्ट मिलता है, आपको क्या बोला जाता है, चेंजेस करो। अब आपने पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, अब स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जब अगर पैकेज डॉट लॉग फाइल है तो आपने क्या यूज करना है, npm को यूज करना है। अगर यान डॉट लॉग फाइल है तो आपने किसको यूज करना है, यान को। अगर pnpm लॉग फाइल है तो किसको यूज करना है, लाइक जो पहले से सेटअप है उसी को यूज करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट में एक और लॉग फाइल ना क्रिएट हो। तो अगर आपको कैसे पता लगेगा कि प्रोजेक्ट में यान लॉग है या pm, वो आप इससे लॉग फाइल से देख सकते हैं
अगर तो पैकेज लिखा है तो मतलब npm है, अगर यान लिखा है यॉन लॉग तो समझो यॉन फाइल है, अगर pnpm लिखा है तो समझो pnpm सेटअप है, वो हम उससे डिफरेंशिएट। उसके अलावा पैकेजेशन में सेम रहेगा कोड, नोड मॉड्यूल में सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। npm इंस्टॉल, यान इंस्टॉल, हाँ बस लाइक अगर आप npm यूज कर रहे हो तो npm इंस्टॉल, यही कर रहे थे हम, वो सारे पैकेज इंस्टॉल कर देता है। अगर आप यॉन कर रहे हो तो यान इंस्टॉल, अगर हम pnpm यूज कर रहे हैं तो pnpm इंस्टॉल। लेकिन यान को हमें सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है, pnpm को भी सेपरेटली करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट नोड में नहीं आते, उनको करना पड़ता है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब हमें दोबारा फोकस करते हैं अपने रिएक्ट राउटर डोम में। वो कहते हैं इसको यान ऐड, यान ऐड का मतलब है npm इंस्टॉल पैकेज का नाम। तो हम npm यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर लेंगे, npm ही यूज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल पैकेज का नाम, वो इंस्टॉल कर देगा, पैकेजेशन में भी ऐड कर देगा और नोड मॉड्यूल में भी ऐड कर देगा। उसके बाद वो कहता है कि आपने ये वाला काम जो है ना जी इंपोर्ट करना है, आपने रिएक्ट राउटर डोम से ये वाले फंक्शन जो है वो क्या करने हैं, इंपोर्ट करने हैं। तो हम ये सारे के सारे फंक्शन क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम सोर्स में जाके नेविगेशन में जाके, नेविगेशन बोल लें या राउटिंग बोल लें एक ही बात है, सही है। वैसे मोबाइल में बोलते हैं नेविगेशन क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन नेविगेट करती हैं, वेब में बोलते हैं राउटिंग। तो राउटिंग बोल लें तो ज़्यादा, राउटिंग का फोल्डर बना लें या नेविगेशन, एक ही बात है, आप लोग उसको देख लीजिएगा क्या किसी करना है। लेकिन अभी मैं नेविगेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो नेविगेशन के अंदर उसने कहा था इंपोर्ट। एक और चीज़ है, हमेशा जब एक फाइल में एक से ज़्यादा इंपोर्ट हों और कुछ ऐसे इंपोर्ट हों जो लोकल फोल्डर या फाइल से कर रहे हैं और कुछ नोड मॉड्यूल से, लोकल और नोड मॉड्यूल में कैसे फ़र्क पता लगता है, डॉट्स ना हो और फॉरवर्ड स्लैश हो तो मतलब लोकल है, अगर ना हो तो मतलब, तो हमेशा हम पहले नोड मॉड्यूल वाले इंपोर्ट लिखते हैं फिर लोकल लिखते हैं। तो हम पहले नोड मॉड्यूल वाले लिख देंगे फिर, अब ये देखो रिएक्ट राउटर डोम से हमने ये सारे फंक्शन क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए या एक्सेस कर लिए। अच्छा, अब ये वाले पहले से थे, मैंने इनको नीचे कर दिया, जो मैंने नोड से किया उसको, नोड से कैसे पता लगा, डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं है तो मतलब नोड मॉड्यूल से उठाना है उसने। अच्छा, उससे पहले सबसे पहले उसने क्या किया, उसने ये वाला लॉजिक लगाई। हम सेम की सेम कॉपी कर लेते हैं, ये वाली लॉजिक उसकी जो उसने लगाई है। वो कहते हैं कि आपने इस फोल्डर में आके एक स्विच का कंपोनेंट लगाना है। वो हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है, रिएक्ट राउटर डोम से। कहते हैं स्विच का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर आपने राउट का फोल्डर, अभी मेरे पास दो ही कंपोनेंट है तो मैं दो का लिए बना लेता हूँ, बाकी मैं क्या कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। अबाउट है और होम है, ये दो बना लेते हैं, बाकी मैंने उड़ा दिए, और जो मैंने नीचे कंपोनेंट लिखे थे ये भी मैंने उड़ा दिए और रिफ्रेश। अच्छा, हमने क्या किया, हमने स्विच स्टेटमेंट, स्विच का कंपोनेंट लगाया, उस कंपोनेंट, उस टैग को ओपन किया, स्विच टैग को, और स्विच टैग को खत्म कर दिया। स्विच टैग से आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए स्विचिंग। इफ स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी ना हमने, वो क्या करती है, एक टाइम में एक केस चलाती है। तो ये क्या करेगी, स्विच, ये भी एक स्विच स्टेटमेंट है समझो। ये क्या करेगी, अगर पाथ अबाउट होगा ना तो कौन सा चलाएगी पेज, अबाउट का, अबाउट जो हमने इंपोर्ट किया है। अगर पाथ फॉरवर्ड स्लैश होगा तो कौन सा चलाएगी, हो, यानी दोनों एट द सेम टाइम नहीं चलाएगी। हम इसको बंद करके रिफ्रेश करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा, स्विच नॉट फाउंड इन, अच्छा दोबारा से हमने उसको स्टार्ट कर लेते हैं, हो सकता है कि वो सम टाइम इशू आता है, तो अभी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं लाइब्रेरी में और उनकी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट ना हो। इंपोर्ट हो रहा है, अच्छा एक चीज जो मैं भूल गया था, हमने स्विच से ऊपर भी लगाना है राउटर।
अब चलना चाहिए नहीं, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, हो सकता है कुछ। सबसे पहले आया हमारे पास राउटर, गलत किया नहीं, सही है, चल गया अब मेरे ख्याल से। एक दफ़ा फिर से मैं रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर, समटाइम स्टक हो जाता है, नहीं आ रहा अभी भी। स्विच इम्पोर्टेड है, स्विच वाज नॉट फाउंड इन रिएक्टर राउटर डॉम, पॉसिबल एक्सपोर्टेड, ये वाली चीज़ें वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है, स्विच नहीं एक्सपोर्ट कर रहा। तो लेट्स सी, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। स्विच इसमें आ रहा है, हम दोबारा जाते हैं। ये एक्चुअली देखो मसला क्या हुआ था, यहाँ पे देखो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, v5 reactor router डॉट कॉम, लेकिन हमने वर्जन कौन सा इंस्टॉल किया है, वर्जन 6। तो हम वर्जन 6 वाला ट्यूटोरियल जो है वो फॉलो करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम देखेंगे एग्जांपल्स, कोई हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन ही इन्होंने थोड़ी सी चेंज की है। तो क्विक स्टार्ट ट्यूटोरियल आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमने वो कह रहा है कि हम इसको इंस्टॉल करें, प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमने इंस्टॉल कर लिया है, सोर्स फाइल, राउटर ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, राउटर में हमने राउटर ऐड कर दिया, पाथ और एलिमेंट दो चीज़ें हमने चेंज की और अरे बना दिए। तो हमें इसको अब दोबारा से चेंज करना है, इसकी इंपोर्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे। ये जो हमने पहले इंपोर्ट किया था उसके फंक्शन चेंज हो गए हैं क्योंकि उसको हमने चेंज कर देना है अब। अच्छा, उसके बाद ये वाले लॉजिक इसने बताई राउटर की, तो हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि आपने इसको डाल देना है रूट पे, सारी लॉजिक चेंज करके, और वो यहाँ पे कॉल कर देना। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट के अंदर डिव लगा दी थी, तो इधर हम कंपोनेंट कॉल करेंगे होम। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। और एक और लगाना है, तो हम इसी जेसन को रिपीट कर लेंगे और इसको बोल देंगे अबाउट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट कंपोनेंट। लेटेस्ट ही यूज़ कर रहे हैं, अब हम v6 ही यूज़ कर रहे हैं। पुराने वाले में पुराना ही स्टाइल था जो मैंने आपको पढ़ाया पहले। अब देखो कि मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो अबाउट का पेज आ रहा है, अगर नहीं जा रहा अबाउट पे तो होम का पेज आ रहा है। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है। ये चीज़ अब चल कैसे रही है मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैंने यहाँ से वो ख़त्म कर दिया है। वो हमने रिएक्ट राउटर डॉम से दो चीज़ें इंपोर्ट की, क्रिएट ब्राउज़र राउटर और राउटर प्रोवाइडर। क्रिएट ब्राउज़र राउटर एक फंक्शन है जो हमसे एक अरे ले रहे हैं। उस अरे में हमने पास करना है एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में हमने बताना है कि भाई पाथ फॉरवर्ड स्लैश होगा तो तुमने क्या चलाना है, एलिमेंट। अगर पाथ अबाउट होगा तो क्या चलाना है, अबाउट। अब इस फंक्शन का जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमने एक वेरिएबल में सेव किया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राउटर। अब हमने राउटर प्रोवाइडर का टैग लगाया जो रिएक्ट राउटर डोम ने मुझे दिया था, और उसको हमने किस में पास कर दिया, राउटर के अंदर। लाइक रिएक्ट राउटर टैग, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें एक प्रॉप जा रहा है राउटर के नाम से, और उसमें राउटर ही हमने वेरिएबल पास कर दिया जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। अब हमने एक और पेज लगाना है, कॉन्टेक्ट अस पेज। तो हम क्या करें, यहाँ पे इसको कॉपी कर लें, इसको क्या कर दें, कॉन्टेक्ट, यानी कि एक हमें ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करना है। ये बाकी सारा सिंटैक्स सेम ही रहेगा। उसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पेज का नाम क्या कर देंगे, कॉन्टेक्ट, और ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, कॉन्टेक्ट के अंदर पेजेस में से इंपोर्ट हो जाएगा। और चूंकि ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो वो एरर दे रहा है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट। अब हम किस पे जाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टेक्ट पे, तो वो
कॉन्टेक्ट वाला पेज हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं कि नेविगेशन के अंदर आके एक और हमने बनाया था पेज शायद ब्लॉग का, फिर हम दोबारा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको क्या कह देंगे ब्लॉग, और उसका नाम क्या रख देंगे ब्लॉग, और यहाँ पे इंपोर्ट ब्लॉग कर देंगे और उसके अंदर जाके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे ताकि वो एक्सपोर्ट हो सके, और फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग पे जाएंगे तो ब्लॉग वाला पेज आ जाएगा। अब अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया और ब्लॉग आ गया, सही है। तो स्विच की जगह एरे जो है हाँ वो स्विच वगैरह वाला सिंटेक्स वो ओल्ड था उसके अंदर रिएक्ट राउटर वर्जन 5 में। ये हमने जो सिंटेक्स यूज किया है ये रिएक्ट राउटर वर्जन 6 का यूज किया है। तो हमने ये चीज, अब आपको कैसे पता लगेगा हमने कौन सा वर्जन यूज किया, पैकेजेशन में जाएंगे रिएक्ट राउटर डोम और उसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्जन, तो वर्जन कौन सा हम यूज कर रहे हैं। अगर हम 5 पॉइंट समथिंग यूज करते हैं तो उसमें ये वाला सिंटेक्स नहीं चलना, फिर उसमें क्या चलना है जो हमने पहले वाला सिंटेक्स यूज किया था। तो अब वर्जन चेंज होते रहते हैं तो हमें लेटेस्ट अब वो यूज कर लेंगे। बस अब जितने भी पेजेस हम बनाते जाएंगे उन सबको कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, बस इस नेविगेशन फाइल में नीचे नीचे इंपोर्ट करते जाएंगे, उसका एक एक ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। बाकी की सारी लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, सही है। तो सिंपली हमने इस एरे के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करते जाना, नए नए पेजेस ऐड होते जाएंगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सारे पेजेस को क्लोज कर देते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन जब हम बनाएंगे वेबसाइट, तो सबसे पहले हमने app.js में किसको कॉल करना है, नेविगेशन को। नेविगेशन वाली फाइल में हमने सारे पेजेस ला के वहां पे क्या यूज कर लेना है, रिएक्ट राउटर डोम यूज करके पेजेस को डिवाइड कर लेना है। अब उन पेजेस को हमने कहाँ पे बनाना है, पेजेस के फोल्डर के अंदर। उन पेजेस में जो सेक्शन या कंपोनेंट यूज होंगे वो किस में बनेंगे, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर। इतनी बात समझ आ गई आपको। अच्छा अब हमने क्या करना है कि वो पेज में आ रहा है ना, तो वो बनाना है ना अभी पेज हम ऊपर है ना, वो तो कंपोनेंट के अंदर है। पेजेस में तो हमने सिर्फ पेजेस डाले हैं, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम, उसमें तो और कुछ भी नहीं आ रहा। और नेविगेशन में नेविगेशन, और कंपोनेंट्स में बाकी के सारे कंपोनेंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा सबसे पहला काम हम ये जो काम करेंगे वो ये है कि हम अब बनाएंगे होम पेज। अब होम पेज में सबसे पहले क्या आ रहा है, नैव बार आ रहा है और साथ में फूटर आ रहा है, ऐसे ही है ना। पहले हम नैव बार और फूटर बना लेते हैं। अच्छा नैव बार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास HTML है ना ये वाली, अब इसमें से सबसे पहले नैव बार को फाइंड करते हैं। नैव बार इसमें कहाँ होगा, डेफिनेटली टॉप पे होगा। तो सबसे पहले यहाँ टॉप पे हेडर जहाँ बनाया उसने बॉडी के अंदर, और उसके अंदर उसने क्या लगाया, यहाँ पे इस हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर नैव बार आ रहा है, ये सारा ऐसे ही है ना, ये सारा नैव बार आ रहा है। तो हम इस हेडर कंपोनेंट को यहाँ से पूरे का पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको कहाँ पे ले जाते हैं, कंपोनेंट के अंदर, नैव बार के अंदर, नैव बार JS के अंदर इस डिव को रिप्लेस करके पूरे, यानी कि डिव को ही रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हेडर। अब ये एरर दे रहा है क्यों, एक तो सबसे पहले हमें क्लासेस को चेंज करना है। क्लासेस को चेंज करके क्या करना है, क्लास नेम। तो हम वो रिप्लेस ऑल करके सब क्लासेस को क्लास नेम कर देंगे। अब हम देखेंगे जो इमेजेस हैं डेफिनेटली वो क्या करेंगी, मसला करेंगी, क्योंकि उनको उन्होंने सेल्फ क्लोज नहीं किया होगा। तो उन इमेजेस को क्या कर देंगे, सेल्फ क्लोज कर देंगे। उससे हमारा सारा एरर जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लासेस और इमेजेस को सेल्फ क्लोज। लेकिन इमेजेस क्या ऐसे आएंगी मेरे पास, इसके मैंने 3-4 तरीके आपको पढ़ाए थे। कौन कौन से, रिक्वायर वाला, वो पब्लिक के फोल्डर वाला और इंपोर्ट करके, तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अभी हम रिक्वायर वाला कर लेते हैं और इसको हम सारे का सारा जो एसेट फोल्डर है ना उसको कॉपी करके इधर ले आते हैं।
तो उसके पास एसेट फोल्डर बना हुआ था किसके अंदर, HTML to React.js के अंदर आके एसेट का फोल्डर बना हुआ है और उसमें इमेजेस हैं। तो हम ये इमेजेस को सिंपली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और अपने रिएक्ट वाली JS वाली क्लास नंबर 3 में जाते हैं, सोर्स में जाते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं एसेट्स, सही है। और उसके अंदर क्या करते हैं, हम इमेजेस को कॉपी कर लेते हैं। अब ये दो इमेजेस चेंज करनी है हमें यहाँ से, तो इसको चेंज करना, इसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं और उसके साथ हम पहले क्या लगाएं, कर्ली ब्रेसिस और उसके अंदर रिक्वायर, और रिक्वायर में पाथ क्या देंगे हम, ये वाला, तो ये वाला पाथ दे देंगे और ये दो फोल्डर बाहर जाएगा तो कंपोनेंट आएगा, सॉरी नैपबार के फोल्डर से बाहर जाएगा, फिर हम दो फोल्डर बाहर जाएंगे तो हमारे पास इमेजेस आ जाएंगी और इमेजेस हमने सेलेक्ट कर ली और ये हम सारा खत्म कर देंगे। यही पाथ बनेगा ना ये, क्योंकि एक नैपबार वाला फोल्डर है वो भी बाहर जाना है, फिर कंपोनेंट फोल्डर है वो भी बाहर जाना है, फिर एसेट्स का फोल्डर है उसमें ये वाली इमेज मुझे मिल रही है और वो डायरेक्ट भी कर रहा है उसको। अच्छा सेमली हमने क्या करना है, यहाँ पे ये लाइट वाला ही हम यूज कर लेते हैं, डार्क वाला वैसे ही रिमूव कर देते हैं फिलहाल। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने उस स्नैप बार को यूज। अब आप लोग मुझे बताओ इस स्नैप बार वाले कंपोनेंट को हम कहाँ पे यूज करें जो हमने बनाया अभी, कहाँ पे यूज करें, अभी तो बताया मैंने, ऐप में क्या यूज होनी है, नेविगेशन में क्या यूज होने हैं, तो फिर कंपोनेंट कहाँ यूज होने हैं, पेजेस के अंदर। तो app.js में कैसे यूज हो सकते हैं, app.js में तो पेजेस यूज होते हैं ना, तो पेजेस में क्या यूज होंगे, कंपोनेंट्स। तो नैप बार एक कंपोनेंट है, तो वो किस पेज में लगाएंगे, अभी हम कौन सा पेज बना रहे हैं, तो होम पेज के अंदर हम आगे क्या करते हैं, ये खत्म करके इधर क्या कॉल कर देते हैं, नैप बार। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट नैप बार फ्रॉम कंपोनेंट के अंदर नैप बार। इसको देख लेते हैं हमने एक्सपोर्ट किया या नहीं, एक्सपोर्ट नहीं किया था तो एक्सपोर्ट भी लगा देते हैं और नैप बार हमने लगा दी और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा ये थोड़ी गड़बड़ आ रही है, उसकी रीज़न क्या हो सकती है, क्योंकि हमने हो सकता है indocs.js के अंदर हमने एक लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल की हुई है materialize CSS, तो उसको हम क्या कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप और materialize CSS को यूज़ नहीं कर रहे। तो अब ये ख़त्म हो गया, ऐप डॉट आ गया, ऐप के अंदर नेविगेशन में हमने होम चलाया है और होम के अंदर हमने नैप बार चलाया और उसमें ये सारा कुछ आ रहा है, सही है। अच्छा अब ये हमें शो क्यों नहीं हो रही UI, इसको हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। टेक्निकली तो आ जाना चाहिए ना, नैप बार आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसकी CSS मेरे ख्याल से वो पिक नहीं हो रही ना, वो ख़त्म कर दिया ना अब तो बूटस्ट्रैप। तो अब app.js हमने लगा दिया है यहाँ पे और ये इसका लिंक जो है वो चल रहा है। तो अभी के लिए CSS या फिर इसके अंदर क्या होगा, कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह ना ऐसी चीज़ आ रही हो, नहीं हमने क्या करना है, सिंपली ये वाली UI इसकी हम थोड़ी सी उड़ा के देखते हैं, क्योंकि लाइट डार्क वाला मसला तो नहीं लग रहा मुझे। हाँ जी वही देखने लगा हूँ मैं एक सेकंड के लिए, कंटेंट कंटेनर नैप बार सही है, सारा UI आनी चाहिए। तो इंस्पेक्ट करेंगे, क्लास तो आ रही है हमारे पास, हेडर
इसके अंदर कोई विजिबल वगैरह का कोड का चक्कर मुझे लग रहा है। विजिबिलिटी हिडन, नैब बार में आगे देखते हैं कोई ऐसी क्लास उसने लगाई है जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी क्या हो रही है, हिडन हो रही है। कंटेनर वाली क्लास में देखते हैं कि उसने क्या काम किया है CSS में। तो इसमें कोई ऐसा स्टाइल नहीं मुझे मिला, तो हम अच्छा, ये आप लोगों के लिए अच्छा भी है कि रन टाइम पे मैं कैसे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं बाद में, कि अगर कोई मसला आ जाए तो उसको कैसे फिगर आउट करते हैं। तो अब मैं कोई ऐसे इसने कोई स्टाइल हिडन किया हुआ है जिससे जो है ना वो बैकग्राउंड कलर वगैरह में मसला आ रहा है। तो ये तो हो गया लोगो लाइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसको फिगर आउट करते हैं। ये आ रहा है मेरे पास डेस्कटॉप नैवियो, वही देख रहा हूँ मैं। अब आ गई है ना, वो उसने हिडन क्लास लगाई हुई थी ना जिसकी वजह से मसला आ रहा था। तो हम क्या करते हैं कि हिडन क्लास को बंद कर देते हैं। यहाँ से मैंने ढूंढ लिया था, तो ये जब डेस्कटॉप व्यू होता है तो फिर ये इशू करता है ऐसे। तो app.js में मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया था ब्लू, वो ख़त्म कर देता हूँ। आगे वो स्मॉल स्क्रीन पे जाता है ना जब, तो मसला कर रहा था, तो इसलिए मैंने या तो हम उसको ख़त्म ही कर देते हैं स्मॉल स्क्रीन वाले को ताकि इसका इशू ना बने, या हम इसकी अभी से विजिबिलिटी जो है वो जैसे ये 150 से ऊपर जा रहा था ना फिर इशू कर रहा था, तो अभी ये आ रहा है ऑल गुड। अब यहाँ पे एक लोगो इसका आ रहा है वो विजिबल नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम इन्वेस्टिगेट कर लें। अब नैब बार के अंदर हमने लगाया है लोगो, तो हम ये H1 का A का टैग है ये रिमूव कर देते हैं और इमेज मैंने यहाँ पे रहने देते हैं। तो ये वाला लोगो SVG लगी है, विड्थ हाइट, क्लास नेम लोगो डार्क कर देते हैं, नहीं आया तो इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको यहाँ से इस पाथ के ऊपर फाइल नहीं मिली। तो इसका हम क्या करते हैं, हाँ जी, उसी को मैं सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा पैटर्न। अभी कोई और इमेज लगा के देख लेते हैं, आ रही है लाइक बस इसका मतलब हमारी इमेज का ही मसला है जो उसको शो नहीं कर रही, लेकिन इमेजेस का पाथ वगैरह तो ठीक है। तो हम हम SVG को PNG में कर लेते हैं अभी के लिए, मुझे लगता है SVG का मसला कर रही है। तो हम SVG to PNG में जाते हैं, इधर फाइल अपलोड करते हैं और यहाँ पे इमेजेस में लाइट वाला लेके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं PNG फाइल में। डाउनलोड PNG फाइल आ गई, इसको कॉपी करते हैं और उसको ले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, और वो है हमारा React.js में क्लास 03 में, सोर्स में, एसेट में और इमेजेस में। अब हमने सिंपली क्या करना है, नैब बार के अंदर इमेज ला के लगाएंगे और इसको लोगो लाइट डॉट PNG, सही है। लोगो भी हमारे पास आ गया और नैब बार ऑलमोस्ट बन गई है। इसमें और इसमें अभी कोई मेजर फ़र्क आ रहा है नज़र? तकरीबन हमारा मिलता जुलता हो रहा है। थोड़ी बहुत ट्वीक तो करनी पड़ती हैं क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा जूम भी किया हुआ है, इस वजह से थोड़े इफेक्ट आ रहे हैं,
लेकिन मिलता जुलता ऑलमोस्ट हमारे पास व्यू आ गया होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन पेजेस पे कुछ भी नहीं हो रहा, इन पेजेस पे नेविगेट करे यूज़र तो दूसरे पेजेस पे जाए, वो काम करना है, और नीचे इसके हेडर सेक्शन बनाना है। ऐसे ही है ना, हीरो सेक्शन बनाना है। अब हीरो सेक्शन बनाने के लिए इसने कैसे बनाया, ये वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो इस चीज़ में जो कोड रिपीट हो रहा है उसको हम डिवाइड कर लेंगे एक अलग कंपोनेंट में, और वो कोड कौन सा रिपीट हो रहा है, बटन का। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, बटन का कंपोनेंट बनाएंगे। तो हम पूरे हीरो सेक्शन को अभी के लिए वहाँ से कॉपी करते हैं, जो हमारी दूसरी HTML वाली फाइल है उसमें से हम हेडर को ख़त्म कर देते हैं यहाँ, तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने इसको सारी को उठा लिया है। अब ये हीरो सेक्शन आ गया। अच्छा, हीरो सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से शुरू हो गया, हीरो सेक्शन जा रहा है यहाँ तक ना, जहाँ पे उसने एंड करके दूसरा ब्लॉग सेक्शन शुरू किया है। तो इस सारे सेक्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हीरो सेक्शन को, यानी मैं कट ही कर रहा हूँ एक तरह से, और इसको मैं ले जाता हूँ कहाँ पे, सोर्स के अंदर, कंपोनेंट के अंदर और हीरो के अंदर, और यहाँ पे इसको बनाते हैं हीरो डॉट JS, और इसका बनाते हैं एक अदद कंपोनेंट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हीरो, और रिटर्न फंक्शन भी लगाना था, और इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं वो वाली UI जो मैंने इंपोर्ट की है। अब इसमें डेफिनेटली कुछ इश्यूज हो सकते हैं इस UI में, और वो हम रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास नेम को सर्च करेंगे, किसके साथ, क्लास नेम के साथ, और हम फिर इमेज का क्लोजिंग टैग लगाएंगे, ठीक है, और साथ में BR का भी क्लास लगाएंगे। उसके अलावा इमेज का पाथ चेंज करेंगे, एक ही इमेज आ रही है तो हीरो डॉट PNG, इसको हम क्या कर देंगे, ये चेंज करके इधर रिक्वायर लगाएंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और इसको भी ख़त्म करके यहाँ पे रिक्वायर को बंद कर लेंगे, और उसके अंदर हम इसका पाथ देंगे। और पाथ क्या है इसका, 2 दफ़ा बाहर जाके फिर फॉरवर्ड स्लैश, और ये पाथ आ जाएगा। अच्छा, ये मेरा जो है ना हीरो सेक्शन बन गया। अब हीरो सेक्शन को भी हम कहाँ पे चलाएंगे, होम पेज में, क्योंकि हम क्या पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जितने भी सेक्शन बना रहे हैं वो किस में लगेंगे, होम पेज में लगेंगे। तो हम दोबारा चले जाते हैं किस में, होम में, और नैब बार के नीचे क्या लगा देते हैं, हीरो, और उसको एक्सपोर्ट करके बंद कर देते हैं, और यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हीरो सेक्शन वो यहाँ पे आ गया होगा। तो ये अबाउट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये 2 क्या हैं, बटन है, लेकिन उनकी CSS क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। उसको हम फिगर आउट कर लेते हैं क्यों कर रही है। अच्छा, कुछ यहाँ पे भी CSS जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, उसको भी हम फिगर आउट कर लेंगे कि उसका क्या मसला चल रहा है। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले हम फिर क्या करेंगे, नैब बार के अंदर उसने ना एक बटन लगाया हुआ है एंड के ऊपर थीम का ना, किधर है थीम वाला, कहाँ पे थीम वाला, इतने ज़्यादा इसने कॉपी किए हुए हैं इसके अंदर। ये है ना, ये आ रहा है, और मोबाइल नैब व्यू आ रही है, मोबाइल, ये शायद पहले वाला चल रहा है ना अभी, मोबाइल वाला व्यू वाला तो हमें बंद कर देना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन हो रही है। मोबाइल व्यू वाला तो वैसे ही उड़ा देते हैं ना,
अब डेस्कटॉप व्यू वाला आ गया और ये थीम कलर आ रहा है और इसके ऊपर यही है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो क्लिक वगैरह चल रहा होगा और उस क्लिक पे ये क्या काम कर रहा है ये मुझे देखना है थोड़ा सा, और वो उसकी जावास की फाइल में उसने लॉजिक लिखी होगी। क्लास लिस्ट में से लेके लाइट थीम, डार्क थीम, और उसमें टॉगल कर रहा है लाइट को, डार्क के अंदर टोकल लाइट थीम एंड डार्क थीम क्लासेस फ्रॉम बॉडी। ये कुछ इधर चक्कर चला रहा है जिसके अंदर ये सारी क्लासेस को लाइट और डार्क तक कर रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा ना व्यू में इफेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है, वो हम फिगर आउट कर लेते हैं अभी। लेकिन मेजर जो हमारा सेक्शन था वो बन गया, इसका हम थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इस बटन को दोबारा से डिज़ाइन करना है कि बटन ऐसे क्यों कर रहा है। तो बटन के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो यूआई है यहाँ से अपने कोड में से, नैप बार वाले नहीं, हीरो वाले में से वो बटन वाली यूआई हम उठा लेते हैं जो वो रिपीट कर रहा है ना। मेरे ख्याल से यही बटन वाली यूआई है, ये शेप आ रही हैं, ये दो बटन लगे हुए हैं। तो इन दोनों बटन को हम क्या करते हैं, एक बटन को उठा के कंपोनेंट में जाएंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे बटन के नाम से, और उसके अंदर हम जाते हैं और एक और फाइल बनाते हैं बटन डॉट जेएस, और उसमें हम फंक्शन बनाते हैं बटन का और कंपोनेंट बनाते हैं बटन का, एक्सपोर्ट करते हैं और रिटर्न करते हैं। सही है। अब ये वाला उसने इस तरह से बटन बनाया हुआ, तो मैंने इसको सेम कॉपी कर दिया है, बटन प्राइमरी, और साथ में लाइट की क्लास भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको हम यूज़ करेंगे इस वाली जगह पे, क्या बटन को, और यहाँ पे बटन को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। अच्छा जी, अब ये बटन आ गया मेरे पास, और दूसरे वाले बटन की जगह पे भी ये वाला बटन लगा देते हैं। दोनों में कॉन्टेक्ट शो हो रहा है, लेकिन बटन विजिबल नहीं हो रहा है। इसको हम फिगर आउट कर लेते हैं, स्टाइल डॉट CSS में, और उसमें जाएंगे इतने कुछ थीम वाली लॉजिक लगाई है ना, इसलिए बस मसला कर रहे हैं बटन वगैरह में। जब बटन प्राइमरी था ये तो सही है क्लास, और एक जस्ट बटन क्लास है। ये आएगा मेरा बटन डॉट जेएस में, क्लास का नाम है BTN। BTN प्राइमरी
अच्छा, बटन मैंने विजिबल कर लिया यहाँ पे दोनों, बैकग्राउंड कलर वगैरह चीज़ें सेट करके इसको थोड़ा एडजस्ट और करना है, लेकिन दोनों में आ रहा है यहाँ पे अब contact.js। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक में कॉन्टेक्ट चाहिए, दूसरे में अबाउट चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, अब प्रॉप पास करेंगे कहाँ पे, यहाँ से, और इसका टाइटल क्या कर देंगे, एक में अबाउट अस, अबाउट मी, और दूसरे में कॉन्टैक्ट मी। इधर जाके हमें प्रॉप क्या मिलेगी, फिर प्रॉप्स डॉट, इधर हम क्या पास कर देंगे, प्रॉप्स डॉट टाइटल। तो उससे हमें एक में अबाउट मी आ जाएगा, दूसरे में कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा। तो सिमिलर हमने अचीव कर लिया, और इसको हमने एक कंपोनेंट बना लिया, और ये सारा हीरो सेक्शन में चल रहा है। अब इस बटन की खूबसूरती ये है कि जिधर जिधर भी मुझे बटन चाहिए होगा मैं ये चीज़ ऐड करता जाऊंगा। अब हमने अगला सेक्शन क्या बनाना है, ये वाला। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास मज़ीद, यानी ये ब्लॉक सेक्शन है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये एक ही ब्लॉक सेक्शन है। उससे पहले हम फूटर वाला बना लेते हैं, वो इजी लग रहा है। फूटर के अंदर हमने यहाँ से ये सारा फूटर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि पुराने कोड में जाते हैं, ये वाला फूटर वाला सारा कोड कॉपी करते हैं एंड तक, और इसको कट करके ले जाते हैं अपनी ऐप में, और हमें एक कंपोनेंट एक बनाना है, उसका नाम क्या रखना है, फूटर, और फोल्डर है ना। अच्छा जी, फूटर बना दिया, और फूटर में हमने सिंपली क्या किया, फूटर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें एरर आ रहे होंगे, वो क्या होंगे, एक तो इमेज पाथ चेंज करना है इमेजेस का, दूसरा क्लास नेम चेंज करने हैं। तो हम क्लास को क्या कर देंगे, क्लास नेम और सारा रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा हमने ये पाथ भी चेंज करने हैं इमेजेस के, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, एक रख लेते हैं यहाँ से, और उसको एसेट्स इमेजेस और लोगो वाली यूज़ करनी है, पीएनजी वाली। तो हमारे पास अब हमने ये फूटर बना लिया। फूटर को कहाँ पे लगाएं, होम पेज पे। होम पेज पे आएंगे, हीरो से नीचे, इसके दरमियान में अभी ब्लॉग सेक्शन आएगा, अभी मैं इसको फूटर पहले कर रहा हूँ। अच्छा, इसके नीचे अब हमारे पास फूटर सेक्शन भी विजिबल हो गया। थोड़ा सा डिज़ाइन आ रहा है, थोड़ा हम मज़ीद इसमें एडजस्ट करेंगे तो और इसकी खूबसूरती हो जाएगी। अच्छा, अब हमने नैप बार भी बना लिया, हीरो सेक्शन भी बना लिया, और फूटर भी बना लिया। अब हमने क्या बनाना है, ब्लॉग सेक्शन बनाना है। अच्छा, टेक्निकली तो ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं ये भी डुप्लीकेट हो रही है, तो इसका भी हमें एक कंपोनेंट बना लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब कंपोनेंट इस ब्लॉग सेक्शन में है। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सबसे पहले ये कार्ड का कंपोनेंट है। अच्छा, उस कार्ड में आपको ये एक बटन टाइप नज़र आ रहा है, ऐसे ही है, ये और ये सारी जगहों पे सेम है, तो इसका भी एक लेदर से क्या बनेगा, कंपोनेंट बनेगा। अब इसमें ये एक ऑथर टाइप यूआई आ रही है, अगर आप देखो वो हर कार्ड में क्या है, सेम है, इसका भी क्या बनेगा, कंपोनेंट बनेगा। यहाँ पे आपको ये लिस्ट नज़र आ रही है, लेकिन इसकी यूआई सेम है, लोगो चेंज है और टाइटल चेंज है, तो इसका भी क्या बनेगा, एक कंपोनेंट बनेगा। यहाँ ये टैग नज़र आ रहे हैं, ये वाला तो यही कंपोनेंट चल जाएगा, जो ये और ये, क्योंकि इन दोनों का स्टाइल क्या है, सेम है। यहाँ पे ये वाला बटन बना हुआ है गोल दायरे वाला, ये भी हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं। ये इनपुट है, इनपुट का भी क्या बनाना चाहिए,
बटन का हमने ऑलरेडी कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। अगर हम ये सारे कंपोनेंट बना लें तो उससे फिर हमारी ये वाला पूरे का पूरा पेज क्या बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसमें फिर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो फर्दर हम कल देखते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका भी कंपोनेंट बनाएंगे, इस ऑथर का भी कंपोनेंट बनाएंगे, इस बटन का भी कंपोनेंट बनाएंगे और ये लिस्ट का भी कंपोनेंट बनाएंगे। कार्ड का कंपोनेंट बना सकते हैं, लेकिन बाद में फर्दर हो सकता है कि ये वाला ऑथर कहीं और भी यूज़ हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हमें उसको भी कंपोनेंट बनाना चाहिए। अब ये लिस्ट कॉपी पेस्ट हो रही है, सेम इसका भी कंपोनेंट होगा। तो जो जो चीज़ें यूआई जहाँ सेम है उसके हम कंपोनेंट बिल्ड करेंगे।